हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ कवर करने वाले हैं जिनके यूपीएससी प्रीलिम्स पे आने की संभावना इस बार बहुत ज़्यादा है। इसका ऑलरेडी हमने एक पार्ट कर लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको एक बार जाकर देख लीजिएगा। आज के जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं ये आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मिलेंगे और साथ साथ में आपके ज्योग्राफी का भी एक पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट करता है, तो आप दोनों के पर्सपेक्टिव से इसे अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले बिग बैंग थ्योरी के बारे में, जो कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है। देखिए यूनिवर्स जो है ये मैंने जैसे कि आप लोगों को एक वीडियो में बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी, तो वहां पर यूनिवर्स और स्पेस ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहीं से हमने ये कंसेप्ट लिया हुआ है बिग बैंग थ्योरी का। ठीक है ना। तो जैसे कि अगर आपको बिग बैंग थ्योरी का बारे में पता होगा कि अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स को हम बिग बैंग थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, जहां पर यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है ना। अब जब ये कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है तो बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि चूंकि ये पूरी तरह से एक्सपैंड हो रहा है तो बहुत ज्यादा डेंसिटी जो है वो कम हो गई है इसकी, और ये अब कैसा होने लगा, कूल होने लगा है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। अब बिग बैंग थ्योरी ही यहाँ पर हमको क्या एक्सप्लेन करता है, क्रिएशन ऑफ मैटर, स्पेस एंड टाइम, सारी चीजों के बारे में बताता है जो कि कितने समय पहले हुए हैं, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जो भी हुआ है। अब अगर बिग बैंग थ्योरी की हम बात करेंगे तो इसको हम ट्रेस बैक कब दिया गया है, सेवरल की डेवलपमेंट्स इन द थ्योरेटिकल फिजिक्स। अब जैसे कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी 1915 में, तो यहाँ पर उन्होंने बिहेवियर ऑफ स्पेस एंड टाइम के बारे में बताया था। तो उनका कहना था कि कोई भी चीज अगर स्पेस और टाइम के बारे में जब भी हम यहाँ पर आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ये एक दूसरे के रिलेटिव है। रिलेटिविटी का मतलब होता है स्पेस और टाइम जो है वो साथ में कहीं ना कहीं एक दूसरे के चल रहे हैं, उसके बारे में, इस थ्योरी के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया था। इसी की तरह अगर हम बात करेंगे तो एक 1916 में भी कार्ल की थ्योरी आई थी, जहां पर उन्होंने पॉइंट लाइक मास की बात करी थी कि बहुत छोटा सा एक कण रहता है, वो धीरे धीरे पहले जैसे कि डेंस हो रहा है, फिर धीरे धीरे उसमें वो डेंसिटी आकर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो ये एक क्या हो जाता है, धीरे धीरे एक ब्लैक होल का रूप लेने लगता है। तो यहाँ पर इस तरह के बहुत सारी थ्योरीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो बेसिकली जब हम बिग बैंग थ्योरी या यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिक इस बार आने की संभावना क्या है, एक तो डार्क मैटर आने की संभावना है और एक यहाँ पर आपको डार्क एनर्जी के बारे में क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो हम वही वाले टॉपिक्स यहाँ पर आपको पहले एक्सप्लेन कर देंगे जो भी आपको एग्जाम में ज्यादा पूछने की संभावना है। अब अगर मैं यूनिवर्स की बात करूंगी तो यूनिवर्स में देखिए ये हमने बिग बैंग थ्योरी बताया, यहाँ पर डार्क एजेस हैं, फर्स्ट स्टार अपीयर धीरे धीरे करके, जैसे कि आपने एक पानी का पात्र लिया है ना, एक पात्र उसमें हमने पानी भर दिया और धीरे धीरे उसको बॉईल करना हमने चालू किया, तो जैसे जैसे आप उसको बॉईल करते जाएंगे तो पहली स्टेज में तो आपको उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, उससे भाप बनना स्टार्ट होगी, हमने इस तरह से पढ़ा है। और अगर हम उसके ऊपर कोई एक ऐसा ढक्कन लगा देंगे, लिड लगा देंगे, तो यहाँ पर बूंदों के रूप में संघनन होता है और संघनन के रूप में सारी चीजें क्या होने लगेंगी, इकट्ठी होने लगेंगी और फिर वापस से वही पानी बन के नीचे गिरने लगती हैं। तो ये जिस तरह का हम फॉर्मेशन देखते हैं उसी तरह का फॉर्मेशन यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स में अगर मैं ओवरऑल सिनारियो की बात करूंगी तो यहाँ पर हमारा जो 5% है, ये 5% हमारा ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्वेबल, जिसके बारे में लोगों ने अभी तक अध्ययन किया है। सूरज के बारे में देखा है हमने, है ना, हमने अलग अलग जो हमारे प्लैनेट्स है उनके बारे में पढ़ा है, फिर उसमें मिल्की वेव के बारे में पढ़ा है, तो ऐसी अलग अलग चीजों के बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन बाकी के बचे हुए जो 2 है उसमें से 27% हमारा बहुत ज्यादा मैटर रखता है, डार्क मैटर, डार्क मैटर जिसके बारे में अभी तक हमने कुछ भी अध्ययन नहीं किया, और बचा हुआ जो ये 68% आपको दिख रहा है ये हमारा डार्क एनर्जी कंटेन करता है। इसलिए इस बार इन दोनों से आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑब्जर्वेबल से सन के बारे में, मून के बारे में, इनके बारे में ही आएगा, लेकिन डार्क एनर्जी और डार्क मैटर पर अभी तक क्वेश्चंस नहीं बने, तो इनके आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा इनको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ पर बताया कि यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, बिग बैंग थ्योरी के कारण हो रहा है। और यहाँ पर मैंने अभी बताया कि जैसे कि यहाँ पर कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, वैसे क्या हो रहा है, गैसेस जो हो रही है वो भी क्या हो रही है, कंडेंस फॉर्म में हो रही हैं। तो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिला है कि जैसे जैसे यहाँ पर किसी भी चीज का मास बढ़ता, मास के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है, ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है।
तो ग्रेविटी में आपको मास के कारण एक इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ग्रेविटी में जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये बोल रहे हैं कि जब ग्रेविटी धीरे धीरे बढ़ रही है तो ये जो एक्सपांशन है अब वो एक समय ऐसा आना चाहिए जब ये रुक जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंडेंस हो गया उसके बाद ये वापस क्या होगा, वापस आएगा। तो ये वापस आने वाली कंडीशन नहीं हो रही, ये कंटिन्यूअसली एक्सपैंड क्यों हो रहा है। अभी तक इसको कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्शन होने लगना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये एक्सपैंड हो रहा है। तो इसके पीछे एक हिडन एनर्जी है जो इसको अभी तक जिसके बारे में अध्ययन नहीं किया गया है, एक हिडन एनर्जी है। इस हिडन एनर्जी को ही हम डार्क एनर्जी कह रहे हैं। तो आई होप डार्क एनर्जी का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि जो भी ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है तो एक समय आने के बाद ये जो एक्सपांशन है यूनिवर्स का ये बंद हो जाना चाहिए था, उसको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी चूंकि ये एक्सपैंड हो रही है तो अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई एक एनर्जी है, हिडन एनर्जी, जिसके बारे में हमको अभी तक पता नहीं चला है, उस एनर्जी को यहाँ पर डार्क एनर्जी कहा गया है। ये टर्म आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो डार्क एनर्जी का टर्म हो गया। अब बात कर लेते हैं डार्क मैटर की। तो जब हम डार्क मैटर के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जैसे जैसे रोटेशन होता जाता है, रोटेशन सारी चीजें रोटेट हो रही है आपस में, आपको पता ही है। तो यहाँ उनकी वेलोसिटी जो है वो भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होती है जैसे जैसे रोटेशन होता है। तो वो उस बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन याद रखना है यहाँ पर किसी भी चीज पे जब हम डार्क मैटर की बात करते हैं तो डार्क मैटर में कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो वेलोसिटी का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं है, वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं लगेगा। और एक द हिंदू में जो आर्टिकल आया था वो याद रखेंगे। पहली बात, डार्क मैटर में कोई चार्ज नहीं होता है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई इंटरैक्शन नहीं होता है, इंटरैक्शन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं डार्क मैटर। मतलब कहने का मतलब ये है कि वही है जो भी हिडन मैटर अभी बचा हुआ है जिसके बारे में अभी तक अध्ययन नहीं किया जा गया है, जिसपे हमको समझ में आ रहा है कि कोई चार्ज भी नहीं है और कोई इंटरेक्शन भी वो नहीं कर रहा है, इसके कारण ही हम उसको अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। तो उस टर्म को यहाँ पर हम डार्क मैटर बोल रहे हैं, ठीक है। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस कंसेप्ट से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर सिंगुलैरिटी का एक कंसेप्ट दिया हुआ है, तो थोड़ा सा सिंगुलैरिटी को ये कहना चाहिए अलग से एक कंसेप्ट में आ जाएगा कि सिंगुलैरिटी बेसिकली होता क्या है। तो देखिए मैं इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी कि क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी चीज थी, सन को ही हम लेते हैं ना, उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा कंप्रेस किया और उसको हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया है ना, किसी बहुत बड़ी चीज को कंप्रेस करके हमने छोटा कर दिया है। तब क्या होगा, उसकी डेंसिटी, अब देखो वो डेंस तो ऑलरेडी थे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। जब किसी चीज की डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी। ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। तो सिंगुलैरिटी में एक पॉइंट ऐसा आता है जब इनफाइनाइट डेंसिटी और ग्रेविटी हो जाती है, इस टर्म को हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। इस टर्म को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बिग बैंग सिंगुलैरिटी क्या होगी, जब स्पेस और टाइम डिड नॉट एग्जिस्ट, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उस कंसेप्ट को हम बोलेंगे बिग बैंग सिंगुलैरिटी, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्लैंक इपो करके आपने देखा होगा। प्लैंक इपो क्या होता है, एक फिजिकल थ्योरी होती है ऑफ जनरल रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स की। दे आर नॉट एप्लीकेबल बिफोर द इपोक। ये जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को डार्क मैटर के बारे में बताया था, है ना, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता, वही चीज यहाँ पर आपको बताई गई है, ठीक है। अब यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, हमने आपको ऑलरेडी बताया। इसके लिए हम हबल ऑब्जर्वेशन किया, हमने हबल टेलीस्कोप लगाया है। हम आपको टेलीस्कोप्स के बारे में भी इसके बाद बताएंगे। तो धीरे धीरे हमने यहाँ पर हबल यूज किया, हबल ऑब्जर्वेशन 1924 में यूज करी। यहाँ पे जिसने बताया कि गैलेक्सीज जो होती है वो मूव हो रही हैं, एक दूसरे से अलग अलग जा रही हैं, ठीक है ना, और फास्टर वे में मूव होना स्टार्ट हो गई हैं। फिर यहाँ पर हमने कुछ स्पेशल एक्सपांशन भी आप देखने के लिए मिलेंगे कि वो डॉट के फॉर्म में एक्सपैंड हो रही हैं और एक बलून का फॉर्म बना रही है, इस तरह से डॉट के फॉर्म में और एक बलून का फॉर्म बना रही है, ठीक है। ये सारी चीजें थोड़ा सा आप लोग पढ़ते चले। और हबल डिस्कवरी नॉट ओनली डेमोन्स्ट्रेटेड द यूनिवर्स एक्सपेंशन बट ऑल्सो रिवील्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ गैलेक्सी बियॉन्ड अवर मिल्की वे। तो कह नहीं सकते कि केवल मिल्की वे जहां पर हम हमारे स्पेस है हमको दिखता है बस वो ही है, उसके बाहर भी आपको यूनिवर्स का एक्सपेंशन देखने के लिए मिल रहा है। वहां पर बहुत सारी अलग अलग गैलेक्सीज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, यहाँ पर ये आपको बताया जाता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए बिग बैंग थ्योरी हुई तो क्या हो रहा है, चीजों का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। और ये एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब जिस तीव्र गति से होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। तो वो यहाँ पर आपको बताया गया। प्रेजेंट डे में देखिए और क्या हो रहा है, एक्सपेंड होता ही जा रहा है। और जैसे जैसे ये देखिए ब्लैक कलर की चीज दिख रही है तो ये ब्लैक होल की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, हम ये भी पढ़ेंगे।
तो जैसे जैसे इस पर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और एक पॉइंट आता है जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, जब ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो गई है कहीं पे किसी भी चीज़ में, तो उस टर्म को हम यहाँ पर बोलते हैं ब्लैक होल। हम इसके बारे में भी आगे आपको टर्म बताएंगे। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं ब्लैक होल। अब जिससे कि लाइट भी पास नहीं हो सकती, उसको हम यहाँ पर ब्लैक होल बोलते हैं। तो क्या बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो सकती? थोड़ी बहुत लाइट यहाँ पर पास हो सकती है, लेकिन जिस अमाउंट में होना चाहिए थी उस अमाउंट में नहीं होती है। और हमेशा याद रखेंगे सुपरनोवा क्या है, ये भी मैं आपको आगे बता रही हूँ। हम यहाँ पर स्टार का फॉर्मेशन भी पढ़ रहे हैं, उसमें मैं आपको ये सारी चीजें बताती हूँ, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर डार्क मैटर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि डार्क मैटर क्या होता है। लाइट एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं, जो डज नॉट इंटरैक्ट, मैंने अभी बताया इंटरैक्ट नहीं करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 1933 में स्विस एस्ट्रोनॉमर होते हैं जिनका नाम है ज्विकी, ज्विकी नाम याद रखेंगे। उन्होंने मेजर किया था वेलोसिटीज ऑफ गैलेक्सीज को विद इन अ कोमा गैलेक्सी क्लस्टर में जाकर। तब उनको पता चला था कि यहाँ पर ग्रेविटेशन वाज एटलीस्ट 400 टाइम्स लार्जर देन एक्सपेक्टेड। तो कितना ज्यादा है? 400 टाइम्स ज्यादा है, यहाँ पर ये आपको बताया गया था, ठीक है ना। ये देखिए डार्क एनर्जी के बारे में मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि कोई एक एनर्जी जिसके कारण कंटिन्यूअसली एक्सपेंशन हो रहा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो डार्क एनर्जी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊंगी कि जब हमने यहाँ पर देखिए इसके बारे में पढ़ा तो हमने स्पेस को थोड़ा सा जानने की इससे कोशिश करी। मैंने अभी बताया कि ऑब्जर्वेबल जितना है 5%, तो स्पेस है। अब स्पेस हमको पता है कि कहाँ तक होता है, तो 100 किलोमीटर्स तक का क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है। इसके बाहर जो भी कहलाता है वो हमारा स्पेस में कहलाता है। इसके आगे आपको वैक्यूम देखने के लिए मिलता है। अब वैक्यूम है मतलब कि वहां पर क्या है, लाइट ट्रेवल नहीं कर रही है। लेकिन क्या बिल्कुल लाइट ट्रेवल नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी लाइट यहाँ पर आपको ट्रेवल करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये जो लाइन हमने 100 किलोमीटर्स पर ड्रॉ करी है, ये एक इमेजनरी लाइन है, इमेजनरी लाइन है। और इस इमेजनरी लाइन को हम बोलते हैं कर्मन लाइन, कर्मन लाइन। तो इसको याद रखेंगे, इमेजनरी लाइन है ये, इमेजनरी लाइन है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लोग इसको माने, है ना। हमेशा एक्सेप्टेबल है ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कंसेप्ट लेकर चले कि कर्मन लाइन होती है, उसके ऊपर कहना चाहिए जो अगर व्यक्ति चला जाता है तो हम बोलते हैं हाँ वो एस्ट्रोनॉमर है, वो स्पेस गया है। ये एक क्वालिफिकेशन है, बाकी बहुत सारे क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। अब स्टार्स की तरफ मूव करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार देखिए, एक सुपर रेड जाइंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। कोई भी नेब्यूला होता है उससे ही प्रोटोस्टार होता है, प्रोटोस्टार अलग अलग टूट जाता है। एक मैसिव स्टार अगर जब बनाता है तो उससे एक सुपर रेड जाइंट बनाता है जो कि सुपरनोवा कहलाता है। सुपरनोवा अगर बन गया तो दो कंडीशंस आएंगी, या तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा या वो न्यूट्रल स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर प्रोटोस्टार लो मास स्टार में आता है तो वो रेड जाइंट बनाता है, जिससे कि व्हाइट डॉर्फ बनता है, और इसी से बाद में ब्लैक डॉर्फ क्रिएट होता है। अब ये होते क्या हैं चीजें, तो ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या क्या होती है। बेसिकली जब हम व्हाइट डॉर्फ की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसको जब भी कंपेयर करेंगे तो एक स्टार जो हमें नोन है वो है सन, तो हम सन से कंपेयर करके ही यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जिसका भी मास 1.5 टाइम्स मास ऑफ द सन हो गया तो वो हमारा किस में आ जाएगा, व्हाइट डॉर्फ में आ जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद सुपरनोवा में भी यहाँ पर एक हमने ब्लैक होल पढ़ा और एक न्यूट्रॉन स्टार पढ़ा। न्यूट्रॉन स्टार जो होता है उसका मास 1.5 से लेकर 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार। और ब्लैक होल जो होता है वो हमारा होता है ओवर 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना से जब बहुत ज्यादा हो जाएगा सन के मास के कंपैरेटिवली तो उसको हम बोलेंगे ब्लैक होल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और ब्लैक होल जो होता है यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया, ग्रेविटी जो होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगी, तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी ब्लैक होल में आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग अलग टर्म्स है कि स्टार का फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको बताया वही सारी चीजें लिखी हैं कि बेसिकली डेंस रीजन से यहाँ पर ये स्टार्ट होता है इनका फॉर्मेशन। और ये क्लाउड ऑफ अ डस्ट एंड गैसेस जो कोलैप्स करती है तो उससे यहाँ पर स्टार फॉर्म होता है, बहुत बेसिक चीज है। फिर यहाँ पर जब स्टार्ट टू द कोलैप्स अंडर देयर ओन ग्रेविटी, खुद की ग्रेविटी में आ जाते हैं, जब एक हॉट कोर बना लेते हैं उसको हम प्रोटो स्टार कहते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटो स्टार से ही मैंने दो चीजें आपको बताई थी। बेसिकली स्टार्स जो होते हैं वो जाइंट बॉल ऑफ हॉट गैसेस होती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस उसमें भरी रहती है, किसी किसी में आपको हीलियम गैस भी देखने के लिए मिल जाती है। तो किस सॉरी
किस चीज से बने हैं, तो ये हाइड्रोजन से बने होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कि स्टार्स क्या है, बेसिकली सेलेस्टियल बॉडीज होती है जो कि हाइड्रोजन या हीलियम से बने होते हैं। इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। कौन सी कंडीशन आ रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन की कंडीशन आ रही है। क्या एमिट कर रहे हैं, खुद से लाइट और हीट को एमिट कर रहे हैं, इसलिए वो हमें चमकदार दिखाई देते हैं, ठीक। बहुत बेसिक चीज जो भी हमने आज तक पढ़ी है, इसलिए देखिए ल्यूमिनस स्फीयर ऑफ अ प्लाज्मा कहीं क्रिएट करते हैं, इस वजह से ऐसे दिखाई देते हैं। मिल्की वे के बारे में अगर बात कर लेंगे तो मिल्की वे में 100 बिलियन स्टार्स हैं, जिसमें एक सूरज है जिसके बारे में हमें पता है, बाकी के बारे में स्टिल वी हैव टू रिसर्च। अब फॉर्मेशन कैसे होगा, वही मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले क्लाउड डस्ट होती है। क्लाउड डस्ट से फिर प्रोटोस्टार में क्रिएट होता है, जब वो बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है, हॉट हो जाता है ना। देन उसके बाद फिर क्या होता है, एक टॉरी स्टार क्रिएट कर जाए, तो बहुत यंग होता है, प्री मेन सीक्वेंस स्टार होता है, ये पता होना चाहिए। फिर मेन सीक्वेंस स्टार्स का कैसे होता है, सबसे पहले वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएंगे, दोनों की ग्रेविटी सेम हो जाएगी। फिर फ्यूजन होगा, जब हाइड्रोजन उसको तोड़कर बाहर निकलने लगेगा तो उससे आपको लाइट और एनर्जी बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। फिर उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होगा, वो उसके मास पे डिपेंड करेगा, कितना मास है। मोर मास मैसिव स्टार्स बर्न थ्रू देयर फ्यूल फास्टर एंड हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन, ठीक है। रेड ड्वार्फ मैंने आप लोगों को बता ही दिया क्या होता है। डेथ ऑफ अ स्टार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जब स्टार एग्जॉस्ट द हाइड्रोजन इन इट्स कोर एंड अंडरगोस चेंज लीडिंग टू इट्स इवेंचुअल फेट, मतलब कि अब क्या है, हाइड्रोजन बहुत निकल चुकी है, अब उसके पास और हाइड्रोजन नहीं बची, तो अब वो क्या होना है, डेथ की कंडीशन पर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें रेड जाइंट एंड सुपर जाइंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, विच इज लेस देन 8 टाइम्स द सन मासेस। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, तो हाइड्रोजन कोर से एग्जॉस्ट हो जाती है, बिगिन टू कोलैप्स होने लगती है। इट अप्रोक्सीमेटली 5 बिलियन ईयर्स द सन विल इवॉल्व इनटू द रेड जाइंट, और 5 बिलियन ईयर्स के बाद सन क्या हो जाएगा, रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक आपको यहाँ पर प्लैनेटरी नेबुला की बात करी गई है। अनस्टेबल एंड बिगिन पल्सेटिंग कंडीशन जब हो जाएगी तो हम उसको नेबुला बोलते हैं। इवेंचुअली ऑल द आउटर लेयर्स बिलो अवे क्रिएटिंग एक्सपेंडिंग क्लाउड ऑफ अ डस्ट एंड गैस इज कॉल्ड प्लैनेटरी नेबुला। नेबुला के बारे में मैंने अभी आप लोग को बताया था। एक इंपॉर्टेंट अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चंद्रशेखर लिमिट, मैंने व्हाइट डॉर्फ आप लोग को बता दिया है। चंद्रशेखर लिमिट को यहाँ पर 1.4 सोलर मास रखा गया। अभी हमने पीछे 1.5 का पढ़ा था, यहाँ पर इन्होंने उस लिमिट को 1.4 रखा है, उसे हम चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। अगर 1.4 सोलर मास है उसका, तो हम बोलेंगे वो व्हाइट ड्वार्फ है अकॉर्डिंग टू द चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। फिर यहाँ पे नोवा एक्सपांशन होता है, नोवा एक्सपांशन सुपरनोवा जिसको आपने पढ़ा है, जिससे कि ब्राइटनिंग एकदम से जनरेट हो जाती है न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, उससे सुपरनोवा होता है, उसी से हम फिर आगे ब्लैक होल पढ़ते हैं। सुपरनोवा एक्सपेंशन क्या होता है, मैसिव स्टार्स विथ मोर देन 8 सोलर मासेस, अभी मैंने आपको बताया। बहुत बेसिक चीज है जो मैंने आपको एक बार में एक्सप्लेन कर दी, वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें आपको पल्सर्स और मैग्नेटास के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्योंकि इनकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बहुत पावरफुल होती है, ये ध्यान रखना है। पल्सर्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार कैन बी ऑब्जर्व्ड एज अ पल्सेस इफ अर्थ इज इन देयर पाथ, क्लासिफाई देम एज अ पल्सर। तो अर्थ जब उसके पास पाथ में आ जाती है तो हम उसको पल्सर्स कहते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटर्स के बारे में भी 10 ट्रिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है रेफ्रिजरेटर मैग्नेट से, तो ये ध्यान रखना है आपको। ब्लैक होल देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहां पर लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि एक्सरे गामा रेज है, ये एमिट करता है ब्लैक होल, ठीक है ना। अगर मैंने बताया इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है या ग्रेविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ब्लैक होल में भी आपको बेसिकली 3 तरह के देखने के लिए मिल जाएंगे। एक होता है हमारे पास प्री मॉर्डियल वाला जो होता है, जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट होता है, धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो रहा है अभी इनिशियल स्टेज पर जो है। उसके बाद आपको एक स्टेलर देखिएगा, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, जो मीडियम होता है और 20 टाइम्स मास ऑफ द सन होता है इसका। और उसके बाद आपको सुपरनोवा वाला देखने के लिए मिल जाएगा, सॉरी सुपर मैसिव देखने के लिए मिल जाएगा ब्लैक होल। अगेन नाम नहीं समझ में आ रहा, मैसिव है और साइज ऑफ अ सोलर सिस्टम के जितना इतना बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक कंसेप्ट चलता है नथिंग, ये आ सकता है क्वेश्चन, नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम ब्लैक होल, कोई भी ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल सकता है, दैट इज ब्लैक होल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए व्हाइट होल्स और ब्लैक होल्स, एक कंसेप्ट नया निकल कर आया है व्हाइट होल्स के बारे में। जैसे कि ब्लैक होल क्या कर रहा है, अपने में से किसी चीज को निकलने नहीं दे रहा है, ठीक है ना।
उसको अपने में रोक के रख रहा है, तो उसको हम ब्लैक होल बोल रहे हैं। वैसे ही व्हाइट होल जो है वो इसका जस्ट ऑपोजिट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे कि बहुत सारी चीजें बाहर निकल रही हैं। ये अपने में चीजों को खींचने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा है, और जब चीजें जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगी, अपने में से बाहर बाउंस बैक होने लगेंगी बाहर की तरफ, तो हम उसको बोलेंगे व्हाइट होल। तो देखिए यहाँ से जैसे कि कोई चीज है वो आ रही है, अपने में खींच रहा है, अब धीरे धीरे एक पाइपलाइन जैसा बनेगा और यहाँ से वो बाहर निकाल देगा। जैसे कि आप लोगों ने नल अपने वॉश बेसिन में देखना, कभी पानी भर जाएगा और एकदम से आप नोजल ऐसे खींचेंगे तो पानी जब जाएगा तो ऐसे राउंड राउंड होकर जाता है। तो पानी, इसमें भी सारी चीजें राउंड राउंड होकर जाएंगी और फिर धीरे से बाहर निकल जाएंगी। तो ये जब बाहर निकल रही है तो इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, व्हाइट होल बोल रहे हैं, और जब इसमें जा रही है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ब्लैक होल बोल रहे हैं। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इनके बीच के जो ब्रिज है, ब्रिज के बारे में भी अगर क्वेश्चन कभी पूछ लिया तो वो भी पता होना चाहिए। इस ब्रिज को हम बोलते हैं थ्रोट ऑफ वर्म होल। ये ध्यान रखना है, थ्रोट ऑफ वर्म होल कहते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है, पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, सारे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट आता है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन ये इसमें नहीं लिखा हुआ। इवेंट होराइजन क्या है, जैसे कि मैंने बोला ये ब्लैक होल है। अब एक कंडीशन आ रही है, मेरे को चीज इसमें अंदर जाते हुए दिख रही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर मुझे वो दिखना बंद हो जाएगा, ब्लैक होल के थोड़ा सा बाहर होगा वो, जहां से दिखना बंद हो जाएगा कि कौन सी चीज अंदर जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट होराइजन। ये ध्यान रखेंगे, इवेंट होराइजन दोनों में होगा, ब्लैक होल में भी होगा, व्हाइट होल में भी होगा। जहां पर व्हाइट होल में हमको दिखना बंद हो जाएगा कि अब क्या निकल रहा है बाहर, दैट इज नोन एज इट्स इवेंट होराइजन। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले की वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें भी एक बार जाकर देख लीजिए और तैयारी अपनी मजबूत रखिए। धन्यवाद।